नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अडानी की संपत्ति को लेकर राहुल गांधी का तंज, कहा कि मोदी सरकार विकास करने में लगी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार केवल अपने उद्योगपति दोस्तों का विकास करवा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इस राज्य में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। बड़ी संख्या में थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सभी पार्टियां अच्छे कार्यकर्ताओं को अपने पाले में करने में लगी हैं। ऐसे में आज जिला कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन कांग्रेस की मेजबानी में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस का दामन थामने वाले देखे गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व विधायक राणा गोस्वामी की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टाउन कांग्रेस के अध्यक्ष देबोजीत बरदले ने की। इसमें कांग्रेस का दामन थामने वाले सभी चेहरे विपक्षी दल भाजपा से जुड़े थे। भाजपा के 17 नंबर वार्ड अध्यक्ष दीपक मजूमदार के नेतृत्व में 9 और जोबा दास के नेतृत्व में 8 लोग आज कांग्रेस में शामिल हुए। मालूम हो कि जोबा दास रामकृष्ण मिशन और शारदा संघ जैसे सामाजिक संगठनों से जुड़ी होने के साथ ही गत पालिका चुनाव में 9 नवंबर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुकी है। इस मौके पर राणा गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने वाले सभी का पार्टी में स्वागत है। लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं और आने वाले समय में पार्टी में शामिल होने वाले और कई नए चेहरे नजर आएंगे। आज के इस कार्यक्रम से जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी की संपत्ति को लेकर राहुल का तंज, कहा मोदी सरकार विकास करने में लगी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति में इस साल तेजी से बढ़ोतरी के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मेहरबानी बताई है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ट्विटर पर राहुल ने एक खबर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि इस साल अडानी की संपत्ति 1.41 लाख करोड़ बढ़ी है। इसी ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, इससे साफ होता है कि सरकार किसका विकास करने में लगी हुई है। क्या है रिपोर्ट जिसको लेकर राहुल ने साधा निशाना। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक बिजनेसमैन गौतम अडानी इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस साल के शुरुआती 10.5 महीनों में गौतम अडानी की संपत्ति 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। उनकी संपत्ति एक दिन में 449 करोड़ रुपए बढ़ी। अडानी ने इस साल रिलायंस के मुकेश अंबानी से भी ज्यादा कमाई की है। अडानी की संपत्ति इस साल 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है, तो मुकेश अंबानी की संपत्ति में 1.21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर राहुल ने सवाल किया है और अडानी के विकास के पीछे मोदी सरकार को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली के साथ साथ देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। गुजरात के कई शहरों में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू के अलावा कुछ दिनों के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। साथ ही यूपी सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ गाइडलाइंस जारी कर सकती है। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में अपने पैर फैला दिए हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हाई लेवल मीटिंग की। यूपी में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी में काफी सावधानी बरती जा रही है। एक तरफ जहां दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर दिल्ली से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, वहीं राज्य से गुजरने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। गुजरात अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। सूरत और वडोदरा में कर्फ्यू लगाने पर आज फैसला हो सकता है। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। जब सोमवार यानी 23 नवंबर की सुबह 6 बजे यह कर्फ्यू खत्म होगा, तब उसी दिन रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। यह नाइट कर्फ्यू कितने दिनों के लिए रहेगा, अभी यह साफ नहीं है। अहमदाबाद में ये अफवाह फैल गई कि शहर में फिर से लंबा लॉकडाउन लगने वाला है, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उधर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अभी लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। राज्य सरकार ने 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने के अपने पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
हार के बाद विपक्ष की जीत, मेवालाल के इस्तीफे से बैकफुट पर आया जेडीयू। जी हां दोस्तों, बिहार में कांटे की लड़ाई के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता संभाल ली है और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन इस बार सरकार की सूरत बदली सी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद का प्रभाव अभी से दिखने लगा है। सुशील कुमार मोदी की जगह उप मुख्यमंत्री पद पर 2 नए चेहरों को आना और जेडीयू के बजाय विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा की झोली में जाना इसकी बानगी है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने मेवालाल चौधरी का 3 दिन के भीतर इस्तीफा भी नीतीश सरकार के लिए एक झटके से कम नहीं है, जिसने विपक्ष के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। सोमवार को नीतीश कुमार सहित 15 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री समेत 7 भाजपा कोटे से, नीतीश सहित 6 जेडीयू कोटे से व एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व विकासशील इंसान पार्टी से शामिल थे। लेकिन शपथ लेते ही बुरी बीती मेवालाल चौधरी पर। विपक्ष उनकी पुरानी फाइल खोलकर हमलावर हो गया। जब वे सबौर कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति थे तो उस समय 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। नियुक्ति में पात्रता और प्रावधानों की अवहेलना हुई थी। इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी। बस हार से तिलमिलाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया। उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे नजरअंदाज किया गया और मेवालाल को शिक्षा विभाग दे दिया गया। लेकिन जब लगा कि मामला गंभीर है तो नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर बात की, जिसका परिणाम यह निकला कि कार्यभार ग्रहण करने के घंटे भर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। अब बैकफुट पर आया जेडीयू इसे नैतिकता बता रहा है, शुचिता के उच्च मापदंड का पालन ठहरा रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपनी जीत समझ रहा है। दरअसल कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में भारतीय जनता पार्टी ही रही। नतीजे के साथ ही दिखने लगा था कि इस बार उसके तेवर बदले दिखेंगे। शपथ ग्रहण से ही वह दिखने भी लगा। नीतीश कुमार के जबरदस्त पैरोकार सुशील कुमार मोदी को किनारे करके उसने 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में फ्लॉप होकर मुसीबत में चिराग, एनडीए में नहीं मिल रहा भाव, परिवार ने भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। वे संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो चिराग ने अपने तरीके से बधाई दी, लेकिन कोई भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी निमंत्रण नहीं मिला। सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए उनके अलावा और कौन जिम्मेदार है। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो हैं उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग से साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं। चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की तर्ज पर यूपी में होगा महागठबंधन, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने आज एटा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बिहार की तर्ज पर ही एक सोच वाले राजनीतिक दलों का 2022 के चुनावों में महागठबंधन बनाए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, बिहार में महागठबंधन बहुत सफल रहा है। आदित्य यादव के इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने एटा में आज आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। आजकल प्रदेश व देश में विपक्ष फेल होता दिख रहा है। ऐसे में सभी एक सोच के लोगों को एक होना होगा। 2022 में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इसमें मुख्य भूमिका प्रसपा और हमारे नेता शिवपाल सिंह निभाएंगे। आदित्य यादव ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल रही है। मौजूदा सरकार को लेकर जनता के अंदर रोष और आक्रोश देखा जा रहा है, जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। पंचायत चुनाव जनता के बीच 2022 के चुनावों का रुख तय करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने उठाया मनरेगा मजदूरों का मुद्दा, बोले सिर्फ बातों की है मोदी सरकार,
कुचल रही गरीबों के अधिकार। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर्स में एक सर्वे के हवाले से कहा गया है कि देश में मनरेगा मजदूरों को अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पहले किया तुगलकी लॉकडाउन, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारे मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दूभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही गरीबों के अधिकार। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा के तहत महज 202 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को अपनी रकम को निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।